नमस्कार। आप सबका स्वागत है। हमारा जो साप्ताहिक कार्यक्रम होता है आनंदवर्धन के साथ, हम इस पे राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं। आनंद, बात तो आजकल 2 ही 3 हैं जो बहुत चर्चा में है। सबसे पहले मैं कुंभ के बारे में आपसे एक बात करूँगा। ये कल योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी असेंबली में एक स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूँ। ये इन्होंने कहा है कि गिद्धों को लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्ते की सुंदर तस्वीर मिली। सज्जनों की सज्जनता मिली, व्यापारियों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ-सुथरी व्यवस्था मिली, जिसकी जैसी नीयत थी, दृष्टि थी, उसको वैसा मिला। अंग्रेजी में बहुत शॉर्ट में मैंने राइट में इसका ट्रांसलेशन किया है। Vultures got dead bodies, pigs got filth, whereas sensitive people got a beautiful picture of relationships, traders got business, devotees got clean arrangements. आनंद, ये कल इन्होंने असेंबली में ये स्टेटमेंट दिया और जो थोड़ी दुख की बात थी, ये लिख के लाए थे ये। इट्स नॉट दैट ही सेड दिस ऑफ द कफ। ये एक रिटन उनके पास ये स्टेटमेंट था, वहां से ये पढ़कर बोल रहे थे, यानी कि इन्होंने काफी समय लगाया है ये शब्द सेलेक्ट करने में। और बहुत ही दुखदाई स्टेटमेंट है एक मुख्यमंत्री के नाम के मुंह से ये सुनना, जो एक अपने को सेल्फ स्टाइल्ड योगी भी कहते हैं। इसके बारे में पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, फिर मैं कुंभ पे और आगे आपसे बात करूंगा। आनंद। नहीं अजय, देखिए दो चीजें हैं। ये अगर कोई थर्ड पार्टी कह रहा होता तो ठीक था। मुख्यमंत्री जी वॉज दी इन अ वे, मतलब उसको कहना नहीं, वो सीईओ ऑफ कुंभ थे। वो पर्सनली हैंड्स ऑन कुंभ को मैनेज कर रहे थे, हैंड्स ऑन। और शायद आधा दर्जन के नहीं, दर्जन से भी ज्यादा बार वो कुंभ विजिट किए ड्यूरिंग द कुंभ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो मैनेजमेंट पार्ट वाली बात थी। ठीक है, वो अध्यात्म की एक बात है, एक एक बात है। अगर सिर्फ धर्म की, अब एक एक को हम करते हैं, हम उल्टा शुरू करते हैं। अगर धर्म की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को क्या क्या मिला, तो हमारे हिसाब से धर्म के तो जो हमारे सबसे बड़े, जो हु इज द लास्ट वर्ड फॉर मी एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, ये शंकराचार्य। और शंकराचार्य ने तो आपको हत्यारा और मालूम नहीं क्या क्या बोला है। दैट गोज विद दैट। एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, मतलब जो प्रशासन की बात है, क्योंकि पिछले वाले कुंभ को 2013 को हरदम आपसे याद किया जाएगा। और वो एक, इट विल ऑलवेज आपको जीवन भर याद रहेगा कि उस कुंभ के जो सीईओ थे, उनका नाम आजम खान था, जो मुसलमान थे। और व्यवस्था में उनको 100 में 100, कुछ लोग इसलिए नहीं देंगे, एक नंबर काट लेंगे, क्योंकि उस दौरान रेलवे स्टेशन पे कुछ हुआ था जिसपे आजम खान का कोई बस नहीं था, लेकिन स्टिल उन्होंने उसको माना था। ये कहना कि सुअरों को, इसका मतलब गंदगी थी ना। हिंदू धर्म के अनुसार तो जो सुअर है वो गंदगी साफ करने वाला एक जीव है। तो गंदगी थी, दिस इज अ सेल्फ एडमिटेड थिंग। लाशें थी, दिस इज अ सेल्फ एडमिटेड थिंग। अब ये कहिए कि आप उन लाशों और उस गंदगी को आप छुपा नहीं पाए, आपकी पोल खुल गई। क्योंकि गंदगी का पैमाना या प्रदूषण का पैमाना कौन इस देश में तय करेगा? ये कोई हमारी व्यवस्था, ये तो है नहीं कि आपने डांट दिया और सबने कहा कि नहीं नहीं गंदगी नहीं थी। इस देश का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जब ये अपने अपने आदेश में कहता है कि वहां पे फिकल और, मतलब वहां पे मल मूत्र, आदमी का जानवरों का मल मूत्र के बीच में लोगों को स्नान करना पड़ रहा था, तो इसमें आप कुछ कहने, तो आप क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आप कोई गाली दे रहे हैं? क्योंकि दिस इज अ स्टेटमेंट विच केम आउट फ्रॉम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आप उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप लाशों की बात कर रहे हैं, आपने लाशें छुपाई हैं। लाशों को नहीं बताया गया है, इसको तो ये सर सबको पता है, एवरीवन इज टेलिंग। और मैं ये बता दूं कि एक आपने मार्केटिंग में जो आपने ये किया था कि जो फ्रेंजी डेवलप की थी आपने, कि अगर इसको कोई डुबकी नहीं लगाएगा तो वो शायद हिंदू नहीं रह जाएगा। एक हम लोग के साथी, उन्होंने एक बहुत अच्छा वो इस पे कोट किया। उन्होंने कहा कि व्हाट व्हाट दे सेड इज, उन्होंने कहा कि अब कुंभ के बाद कुंभ भूषण, कुंभ पद्म भूषण, कुंभ श्री इत्यादि इत्यादि मिलेगा। और आपके सीए एनआरसी की तरह अगर आपने कुंभ का सर्टिफिकेट जारी होगा और वो फोटो अगर आपके पास नहीं रहेगी, तो आप इस देश के नागरिक
नहीं होंगे और आपको बहुत सी व्यवस्थाएं और आपको जो सरकारी वो सब वो इस तरह के लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं आपका। अ, मेरे ख्याल में ये उनका एक पुराना वो है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। उनको पता है कि उनका क्रिटिसिज्म होगा, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लोग कहेंगे वो लाशें कहाँ हैं, लोग कहेंगे जब इतना पैसा खर्च हुआ तो वो गंदगी क्यों थी, लोग लोग इन सारी चीजों की बात करेंगे। और व्यवस्था की जहां तक बात है, आप किसी से पूछ लीजिए, मतलब अगर 10 लोग वहां गए हैं तो 9 लोग वहां की व्यवस्था से दुखी हैं। वो हिंदू धर्म की आस्था है, वो एक अलग बात है कि हिंदू धर्म की आस्था में आस्था के चक्कर में आप कहते हैं नहीं नहीं गंदगी को मत देखो। मेरे घर में मैं तो बॉम्बे हूँ इस समय, मेरी पत्नी को ऐसा लगा था कि वो शायद हिंदू धर्म से छूट जाएगी, तो वो भी अपनी बहन जी के साथ उन लोग चली गई हैं। लौट के आई हैं करीब 24 घंटे बाद, सारे कुछ अरेंजमेंट होने के बाद भी, जिसको कहते हैं ना बाप बाप करके आई हैं, कान पकड़ के आई हैं कि अब बहुत हो गया। व्यवस्था बहुत ही खराब। वो आप मुकेश अंबानी को के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी, तो अगर आप मुकेश अंबानी उसमें रेट कर रहे हैं तो आप कहिएगा बहुत अच्छी व्यवस्था है। अमित शाह के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन हमने एक कुछ मानकों का इस तरह से, मैं इसलिए इस बात को कह के खत्म करूंगा क्योंकि वो किसी भी हिंदू को याद रखना चाहिए कि हमारे धर्म का जैसा मखौल इस कुंभ में उड़ाया गया है वो आज तक नहीं उड़ाया गया है। साधु संतों सन्यासियों को जिनका काम ध्यान लगाना, धर्म की को एक हमें मार्ग दर्शन देना, वो वहां पे इन बड़े आदमियों को स्नान करा के उनको स्नान कराने का, उनको नहलाने का काम कर रहे हैं। मतलब मुझे देख के दुख हुआ जब मुकेश अंबानी से लेके अमित शाह तक को ये बड़े बड़े संत गुरु वहां जो जाके उनको नहला रहे हैं। तो इट इज समथिंग विच मैं एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू मुझे उसका कष्ट है और उसका खेद है। अजय। जी आनंद, आनंद, ये एक और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी इज डिस्टेंसिंग इटसेल्फ विद द कुंभ नाउ। मतलब ये कई तरह से दिखने में आ रहा है, क्योंकि एक तो आपने जैसे कहा ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी उनके खिलाफ ये नोटिस जारी किया है। रेलवेज ने भी कोई खास अच्छा इंतजाम किया नहीं, वो दिल्ली में भगदड़ मच गई। हालांकि कहते हैं 21,000 ट्रेन चलाई गई, बट उसका कोई शेड्यूल तो आज तक आया नहीं है। और अब प्रयागराज से ये मर्मरिंग स्टार्ट हो गई है कि वहां के लोग दुखी हो गए हैं, लोगों से कह रहे हैं भैया अब मत आओ, यहाँ पे बहुत हो चुका है। तो एक इस पर भी व्यवस्था जो हुई है, क्या बीजेपी ने डिस्टेंस कर लिया है अब अपने आप को योगी से? आनंद। नहीं, मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि ये जो आउटक्राई है कि प्लीज स्टॉप, ये हम्म। आम आदमी की है। ये बीजेपी, वो हो सकता है बीजेपी को वोट दिए हो, मतलब हाँ। जब मैं बीजेपी के सोशल मीडिया की बात करता हूं तो वो लोग होते हैं जो जो डायरेक्टली गवर्न होते हैं कि ये ट्वीट करना, ये करना, एक डायरेक्शन देते हैं कि इसको ऐसे करो ऐसे करो। ये वो लोग नहीं है। प्रयागराज में जो भी रह रहा है वो थक गया है, क्योंकि जो भी करेक्ट। आता है वो पूछता है कि भाई क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या कितने तक करेगा। तो वो लोग थके हुए हैं। शहर में गंदगी है, शहर में अव्यवस्था है, शहर में जाम है, और शहर में वो जैसे हो रहा है ना कि 1.5 महीने तो कुंभ चला, लेकिन उससे पहले से भी मतलब थक गए हैं भाई, दे आर जस्ट एग्जॉस्टेड। और इसमें बीजेपी नहीं है, इसमें आम जन, हो सकता है बीजेपी को वोट दिया हो, मैं उसको वो नहीं कह रहा हूं। हालांकि बीजेपी प्रयागराज हारी थी, ये भी याद रखिएगा। तो अगर वोट की दृष्टि से देखिए तो यहाँ तो बीजेपी ये मानती है ना कि अगर मैं जीत गया तो शायद सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी हैं। लेकिन और जहां तक आपने आपने रेल की बात कही, रेल व्यवस्था में इतने प्रश्न खड़े हुए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जहां पे आप एक नया कंसेप्ट, और हमारे आपके साथी जो है सुधांशु ने कहा कि ये पहली बार उसने 35-40 साल नौकरी की रेलवे में, रेल ऑन डिमांड, कि मतलब जैसे एक टैक्सी भर गई तो दूसरी टैक्सी को बुला लो, आ जाओ जाओ टैक्सी टैक्सी एक और लो, एक और भेजो। तो रेल ऑन डिमांड का कंसेप्ट पहली बार आया कि रेल ऑन डिमांड थी कि भीड़ ज्यादा देखी तो एक और रेल चला दी गई। ये सब झूठी बातें हैं। और ये केवल स्टेट गवर्नमेंट ने, देखिए बीजेपी ने इसको डिस्टेंस इसलिए नहीं किया है कि मोदी जी इसको जाके जगह जगह महाकुंभ महाकुंभ की भागलपुर में बात कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, तो वो इसको इसको बिल्कुल डिस्टेंस नहीं किया। उसको लगता है कि हिंदू वोट को हम इससे कंसोलिडेट कर लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जो हिंदू, irrespective whether they are voting बीजेपी और कांग्रेस और एनीवन और एनी ऑपोजिशन, वो क्या इसको मुद्दा बनाती है, और अगर मुद्दा बनाती है तो क्या वो संतुष्ट है। देयर आर टू थिंग्स। अगर मुद्दा बनाते हैं हम और आप, भाई अव्यवस्था होती है, सब कुछ चीजें ठीक है, लेकिन आप जब उससे बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि यार ये क्या व्यवस्था और अव्यवस्था।
तो उस हिसाब से मुझे ये बीजेपी ने डिस्टेंस बिल्कुल नहीं किया, बीजेपी इसको 100% ओन करेगी। अ, अब ज़रूर ये है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की जो खींचतान है, उसमें वो कोई भी इस मौके को नहीं जाने देगा कि कैसे उनको नीचा दिखाया जाए। वो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अमित शाह हैं, वो इसलिए कहने की स्थिति नहीं रह गई है क्योंकि दिल्ली स्टेशन का हादसा पूरी तरह से वो करेक्ट। जाके 2 जगह रुकता है, एक अश्विनी वैष्णव के दरवाजे पे और एक अमित शाह, क्योंकि अमित शाह उस समय प्रेज़िडेंट रूल था। मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर दिल्ली पुलिस है, तो अगर वो बहुत उँगली उधर दिखाएँगे तो वो उनके ऊपर भी उँगली उठेंगी। तो ये अमित शाह उसको बिल्कुल लाई लो रखना चाहेंगे। इन्होंने अपनी तैयारी शुरू ही कर दी है, और अमित शाह उसका जवाब वहाँ की अव्यवस्था का अश्विनी वैष्णव के मुँह से दिलवाएँगे। योगी जी अपने मुँह से दिलवाएँगे कि अगर आपको ये गंदगी थी तो आप सूअर हैं, गंदगी थी तो आप गिद्ध हैं, वो ये सब चीज़ें शुरू हो जाएँगी। ये बीजेपी के, और ये जो आपका ना लिख के लाए गए हैं, ये बीजेपी का वो जो आईटी सेल है, ये उसी के किसी व्यक्ति की समझ है। वो भाषा देखने से ही लग रहा है। अजय। जी, इसी संदर्भ में मैं एक और आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ संजय हेगड़े की। ये इन्होंने कल शाम को ट्वीट की है। इसमें संजय हेगड़े ने लिखा है, "द नंबर्स डोंट ऐड अप, हाउएवर देयर इज डाउट दैट द वास्ट नंबर", वो हम सबको पता है कि 62 करोड़ ये जो बोल रहे हैं वो नहीं गए होंगे। लेकिन इन्होंने जो एक बात इसमें ये कही है, "देयर हैज़ बीन काइंड ऑफ frenzy of virtue display by all kinds of people, a brilliant job of social engineering which will influence politics in years to come." इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं और फिर लास्ट में कहा है, "दिस कलेक्टिव बैप्टिज्म बाय बैक्टीरिया हैज प्रोबेबली सेटल्ड द बीजेपी's लाइन ऑफ सक्सेशन"। इनका ये कहना है कि इस सब से योगी ने अपना पलड़ा अगले प्रधानमंत्री के लिए भारी कर लिया है। तो मेरे हिसाब, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ पर्सनली। मेरा विचार कुछ और है। मैं आपका इस पे कमेंट जानना चाहूंगा, आनंद। देखिए, ये जो कमेंट है ये थोड़ा इसलिए वो है कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो इस पे कुछ अनवांटेड वो आएँगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, सिंस यू हैव आस्क्ड दैट, एक वास्ट मेजॉरिटी ऐसी है, वो ये मानती है कि वो बीजेपी का राज नहीं होना चाहिए। वो ये मानती है कि मोदी जी को ये समझ ही नहीं है कि देश कैसे चलाया जाता है। एक लार्ज मेजॉरिटी जिसमें हम भी आते हैं और शायद आप भी आते हैं। अब ये है कि मोदी, अब बीजेपी तो आ गई है और बीजेपी ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और जिस तरह से वोट मैनेजमेंट, जिस तरह से पैसा, जिस तरह से अमेरिका से पैसा लेके यहाँ का पैसा, वो सारी चीजें जो बीजेपी ने की है, उससे एक बहुत से लोगों का ये भी मानना है बैक ऑफ द माइंड में कि ये हटने वाले जल्दी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हम और आप चाहते हैं राहुल गांधी कांग्रेस चलाएं, उस तरह से राहुल गांधी चला नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से चलाते तो अब वो तो अगले 6 महीने के अंदर बीजेपी की जगह राहुल गांधी आ गए होते, ये तय है। लेकिन वो हमारे और आपके हिसाब से चला नहीं रहे। लेकिन अब ये होता है कि बीजेपी में इस आफ्टर मोदी कौन, क्योंकि मोदी जी भी अब 75 साल के होने जा रहे हैं। तो आफ्टर मोदी वाले में मेरा जो अपना मानना है, जो संजय हेगड़े वो एंटी बीजेपी हैं। अब जब लोगों को लगता है कि ये बिटवीन योगी एंड अमित शाह, योगी इज मोर एक्सेप्टेबल विथ ऑल हिज बुलडोजर, विथ ऑल हिज एंटी मुस्लिम वो, क्योंकि जो मैनरिज्म है अमित शाह का, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक देखिए, एक होता है एंटी एंटी मुस्लिम है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब अमित शाह सामने आते हैं तो उसमें वो एलिमेंट ऑफ जो मतलब जो गोधरा है, और उसमें किस तरह से लोगों की हत्या की गई थी, किस तरह से बच्चों को पटक के मारा गया था, किस तरह से रेप हुए थे, किस तरह से लोगों को चॉप करके एक-एक उंगली काटी गई थी, वो वाला विभत्स आता है। एक विभत्स ये आता है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको को मैं कौन लेस डिग्री का फ़र्क है, लेकिन बिटवीन द 2 एवरेज अगर आप किसी से पूछिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नॉन बीजेपी वालों से कहिए कि वोट दो। तुम तुम और क्वेश्चन ये मत पूछिए कि तुम किसको लाइक करते हो, क्योंकि आप जैसे कहेंगे आप किसको लाइक कर, ये देखो मुझसे कहेंगे ये राजपूत है, ये इसलिए उनका फेवर कर रहे हैं। मैं ये सार्वजनिक रूप से एक आप अपने उस पे एक चैनल, अब उस पे या हमारे उस पे आप एक दिन पूछिए, whom you hate more, अमित शाह और योगी, you will get the answer। तो वो उसका मैनिफेस्टेशन है और मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। इस कुंभ में जो भी हुआ है, योगी जी जिस रेस में दिखता था कि आगे चल रहे हैं,
उस पे वो आगे तो नहीं रह गए हैं। अब वो कितना पीछे हुए हैं, इतना पीछे हो गए हैं कि उसको कवर कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, वो एक देखने वाली बात है। बट योगी जी डेफिनिटली पीछे हुए हैं इस कुंभ से। जो उनको ये था कि हम इस तरह की बढ़त ले लेंगे कि फिर कोई मुझे टच भी नहीं कर पाएगा, वो नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से द वे योगी जी वांटेड कुंभ टू हैपन, वो नहीं हुआ है। और अमित शाह और इनके बीच में अमित जी। शाह हरदम अगर इस देश के कभी प्रधानमंत्री बनेंगे भी, तो उनको मेजॉरिटी ऑफ द बीजेपी वाले भी नहीं चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो तो अब जुगाड़बाजी है, ठीक है। जी। अ, आनंद, अब मैं आता हूँ आज के दूसरे टॉपिक पर। बात करेंगे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जो बने हैं। फाइनली इन्हें एक चेहरा मिल गया इतने दिन बाद, और जिस लेडी को इन्होंने चुना है, उसके बारे में बहुत कुछ बोला गया है, उनकी पुरानी ट्वीट्स भी सामने आई हैं। बीजेपी की लंबी-लंबी प्रॉमिसेस थी, अभी तक उस पे कोई काम नहीं हुआ है। हालाँकि इन्होंने अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने कहा था, आवर गवर्नमेंट विल नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेस और ब्लेम अदर्स। लेकिन आते ही इन्होंने आम आदमी पार्टी को ब्लेम करना शुरू कर दिया है, कह रहे हैं खजाना खाली है, हम ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात हुई थी। अगर दिल्ली में 500 रुपए का देते हैं तो हमको भी यहाँ मिलना चाहिए 500 रुपए में। ये क्या तरीका है कि आप एक जगह दे रहे हैं? खैर, इनको कोई और नहीं मिला बीजेपी को, जाके ये महिला ही मिली हैं। वहां पे इतने सारे लोग हैं बीजेपी में, अच्छे बुरे जो भी हैं, बट ये इनका क्या स्ट्रैटेजी होती है कि इस तरह का ही व्यक्ति बीजेपी सामने लाती है? आनंद। नहीं, उसमें जो आपने भेजा, उसमें आपने शुरुआत की है 2016 के या 15 के एक ट्वीट से, रेखा गुप्ता जी के। रेखा गुप्ता जी का वो ट्वीट जो है वो 2016 का है। एक 2019 का उनका लेटेस्ट ट्वीट जो है, उस तरह की बातें गाली गलौज में हम और आप भी नहीं कर रहे हैं, कि अब स्टूडेंट डेज में भी नहीं किए थे, जब जब ऐसा माना जाता था कि हम लोग ज्यादा गाली देते थे। एक आपकी एक हो जाती है, फिर आप नौकरी करने लगते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, तो आपकी गाली का क्वांटम भी धीरे धीरे कम होने लगता है। गंदी गाली देते समय भी रेखा गुप्ता जी ने 2019 में ये कहा था कि केजरीवाल जी को वहां पहुंचा देंगे जहां से वो निकले थे। वो इस तरह की भाषा यूज की थी। ये रेखा गुप्ता का मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2019 में यूज की थी और केजरीवाल का नाम लेके यूज की थी। ये तो एक बात हो गई उनकी भाषा के बारे में। और ये शायद बीजेपी में ये क्वालिफिकेशन है। कौन कितनी गंदी गाली दे सकता है, कितनी हद तक जाके गाली दे सकता है, ये क्वालिफिकेशन है। क्योंकि जिस पार्टी का मुखिया, मतलब मुखिया इन द सेंस प्राइम मिनिस्टर कहता हो जर्सी गाय, जर्सी गाय एक शादीशुदा महिला को जर्सी गाय कहना, क्या क्या नहीं कहा है। तो उस पे वो महिलाओं के बारे में जितनी गंदी बातें हमारे मोदी जी ने कही है, उसको फिर रिपीट करने से मुझे ऐसा लगता है कि वो महिलाओं के साथ वो अपमान ही है महिलाओं का। अब जो बात है कि बीजेपी, रेखा गुप्ता जब इलेक्शन लड़ने आई थी, तो उनको क्या ये था कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जैसे उनके पास पैसे होंगे वहां, क्या मतलब अगर वो इतनी उनको ख्याल नहीं था, तो ही इज नॉट फिट टू बी देयर। उनको दिल्ली की हालत खस्ता है कि वो है, ये नहीं पता था उनको। सेंट्रल गवर्नमेंट की हालत क्या है ये नहीं पता है उनको, कहाँ की हालत क्या है ये नहीं पता है। तो ये रेखा गुप्ता के बिल्कुल झूठ बात है, ये साफ साफ। और मोदी जी ने ये नहीं, मोदी जी ने स्पष्ट कहा था उस जो महिला सम्मान निधि है 2,500 रुपए वाली, उसमें कहा था ये मोदी की गारंटी है, ये बीजेपी की गारंटी नहीं है। तो अब आप समझने को समझ लीजिए, जब वो कहते हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, तो उसके दोनों इंटरप्रिटेशन है। अडानी मेरा व्यक्तिगत दोस्त है, इसलिए मैं व्यक्तिगत बातें अलग से करता हूं, और इसका एक इंटरप्रिटेशन है व्यक्तिगत मामला। तो वो आप ये मोदी की गारंटी है, तो मोदी तो झूठ बोलता ही है। वो तो अमित शाह ने कहा कि मोदी जी जुमला, अब उसको वो जुमला बोलते हैं, हम लोग उसको झूठ बोलते हैं। सिर्फ भाषा का यही फर्क है कि अमित शाह कहते हैं कि मोदी जी ने जुमला दिया था, एक इलेक्शन जुमला था। अब आप कही कि नहीं वो झूठ था। तो मोदी जी जब कहते हैं, तो इसका मतलब मोदी जी ये बिल्कुल कंफर्म कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूं, मैंने कहा और आगे निकल गए। तो मोदी जी ने वो झूठ बोला। मेरे हिसाब से ये चीज अच्छी हो रही है, और ये लार्जर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, नॉट ओनली फॉर बीजेपी। जो इस तरह के पोल से पहले बिल्कुल महिलाओं को मिलना चाहिए, मैं इस ओपिनियन का हूं। बिल्कुल गैस सस्ती होनी चाहिए, मैं इस ओपिनियन का हूं। लेकिन गैस सस्ती तो आपको भी पता है कि अगर वो ठीक से प्राइसिंग कर लें और ठीक से वो कर लें, तो गैस फिर भी सस्ती हो जाएगी, तेल फिर भी सस्ता हो जाएगा। ये तो सरकार, एक दूसरे तरह से अगर आप देखिए, तो सरकार अपने मुनाफे को कम करके आपको गैस दे रही है। तो
मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें ठीक हैं। अब लोगों को धीरे-धीरे पोल पट्टी खुल जाएगी कि आप इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये वही मोदी हैं जो कल बिहार में जाके हल्ला मचा रहे हैं भागलपुर में कि 9.5 करोड़ लोगों को 21,000 करोड़ रुपया दिया। अरे भाई 21,000 करोड़ क्या एक आदमी को, आप अडानी जी को हो सकता है 21,000 करोड़ एक बार में आप दे दें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अरे भाई 9.5 करोड़ लोगों को आपने दिया है, 9 करोड़ कितने, और उसको आप उस फिगर को बता दे रहे हैं 21,000 करोड़, 21,000 करोड़। तो मेरा कहना है ये सारे चीजें जुमले हैं। पीपल जैसे पोल पट्टी खुल चुकी है। हुँ। और सिर्फ दिल्ली में जो मेरा अपना हुआ है, अब उसको दिल्ली में हर एक आदमी अलग-अलग तरह से इंटरप्रेट करेगा। पर दिल्ली इज़ वेरी सेंसिटिव एज़ फार एज़ दीज़ थिंग्स आर कंसर्न्ड। 3 जगहें थी। कलकत्ता में ट्राम का पैसा 5 पैसे से बढ़ा दीजिए तो आपकी सरकार चले जाने की उम्मीद थी। हुँ। बम्बई में लोकल ट्रेन को 4 आना और उसका दर कर दिया, आपको लोग सड़क पे उतर आएँगे। दिल्ली में भी वही हालत है कि दिल्ली इज़ वेरी वेरी प्राइस सेंसिटिव, और उसका कारण यह है कि जो दिल्ली रह रहा है या बम्बई रह रहा है, जो महानगरों में रहता है, उसका बजट इतना शू स्ट्रिंग, मतलब इतने टाइट बजट पे काम कर रहा होता है कि अगर वो थोड़ा-सा भी हिलता है, महीने के 2 ढाई सौ रुपए से भी उसका पूरा बजट गिरने लगता है। जैसे कहते हैं ना, ऊँट की पीठ पे वो आखिरी ग्राम होता है जो रख दिया जाए। दे देयर इज़ नो कुशन फॉर एन एवरेज दिल्लीite टू एब्सॉर्ब दिस। आप एक तरफ महँगाई बढ़ाते जा रहे हो और दूसरी तरफ ये भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उस लिए दिल्ली इज़ वेरी सेंसिटिव। अगर ये नहीं देते हैं जैसा इन्होंने कहा है, और अगर जी। ये नहीं देते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि ये बहुत सी चीजें जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के जमाने में चल रही थी, जैसे उसमें 250 यूनिट बिजली और ये पानी, वो भी कर्टेल करेंगे, तो फिर इनके लिए मुसीबत होगी। महाराष्ट्र में जैसे इन्होंने लाडली बहन योजना से नाम वहां से 26 लाख या कितनी महिलाओं के नाम हटाए हैं, दे लोगों को अब याद रहेगा, ऐसा नहीं कि याद नहीं रहेगा, और वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अजय। जी आनंद, अब आज का आखिरी टॉपिक मैं आ रहा हूँ। थोड़ा समय कम है तो जल्दी से आपके कमेंट चाहूंगा। ये 21 मिलियन की बात चारों तरफ चली रही है। अब बीजेपी हैज बीन कॉट ऑन द रॉन्ग फुट और सडनली नैरेटिव बदल गया, ट्रोल आर्मी भाग गई और जयशंकर जी आके एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम तो यूएसएड से पैसा लेते ही रहते, लेकिन ये इलेक्शंस में यूज नहीं हुआ है। और दूसरा, ये 21 मिलियन बनता है 182 करोड़। अगर 90 करोड़ वोटर हैं तो 2 रुपया पर वोटर है। तो ये ऐसा कोई बहुत भारी फिगर नहीं है जिसको लेके ये शोर भी मच रहा था, जो ये कांग्रेस के पीछे पड़े थे। एज़ इफ इन 182 crores कांग्रेस कैन डू वंडर्स। तो इसके बारे में जल्दी से आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि बीजेपी हैज़ बीन कॉट ऑन द रॉन्ग फुट नाउ। इट आनंद। इज नॉट इट इज नॉट बीजेपी विच इज कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। मेरे हिसाब से जो आपकी सारी समस्याएं इस समय, इंक्लूडिंग अडानी, मैं समस्याएं बोल रहा हूँ, देश की कोई भी समस्याएं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई, अडानी, ये सारी समस्याएं हैं, उसमें ये सारी समस्याएं को एक तराजू में रख दीजिए और ये 21 मिलियन को एक तराजू में रख दीजिए, ये ज्यादा गंभीर है, और उसको कारण मैं बता रहा हूँ। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि ये 21 मिलियन माय फ्रेंड मोदी को दिया है, मार्क हिज वर्ड्स, और वो एक बार नहीं कह रहे हैं, वो उसको रीइटरेट कर रहे हैं, वो बार बार उसको कर रहे हैं। एलन मस्क से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ। अब एक चीज और समझ लीजिए कि 1966 में अमेरिका में एक संस्था शुरू की गई, अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स, ACYPL, और ये वो दौर था जब जब कोल्ड वॉर थी, और अमेरिका और सोवियत रूस उस समय का अपना इन्फ्लुएंस, आप बहुत से कल्चरल लिटरेचर, अगर आपको याद हो, सोवियत नारी, सोवियत और इस तरह की स्पुतनिक और कौन कौन सी मैगजीन, इधर की भी मैगजीन आती थी, बहुत से लिटरेचर, कल्चरल, पॉलिटिकल, और बहुत कॉमन, अगर आपको याद हो, उस समय कहा जाता था ये CIA एजेंट है। तो एनीवन हु इज टेकिंग सम हेल्प फ्रॉम USAID और वो कहीं से भी था, तो उसको CIA, क्योंकि ये माना जाता था कि CIA से रिश्ता है। उसी तरह से बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत से लोगों को KGB एजेंट भी बोला जाता था। इट वाज अ वेरी रेगुलर थिंग, और लोगों को पता था कि ये जो राज कपूर की पिक्चरें आती थी, उस पे एक नेटफ्लिक्स में बहुत बड़ी सीरीज भी है जहां पे राज कपूर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रशियन, वो, और फिर वो था ख्वाजा अहमद अब्बास, और वो पूरे एक सीरीज ऑफ पीपल जो ये माना जाता है दे आर इन्फ्लुएंस्ड,
और दे आर फाइनेंशियली आल्सो दे गेट सम हेल्प बोथ फ्रॉम अमेरिका एंड सोवियत रूस। तो उनको केजीबी एजेंट बोला जाता था, इनको सीआईए एजेंट बोला जाता। अब इस कड़ी में समझना ये जरूरी, अच्छा मैं एक चीज और करके तब इस पे आ जाऊं, तब चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। पवन खेड़ा ने अभी 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पे उन्होंने सीआईए के हवाले से और उन लोगों के नाम के साथ उसको कोट किया है कि सीआईए ने कैसे बताया था कि उसने पैसे की फंडिंग की थी आरएसएस को टू टॉपल नेहरूज गवर्नमेंट। नेहरू की सरकार को गिराने के लिए उन्होंने, या सीआईए का कोई व्यक्ति कह रहा है हमने आरएसएस को पैसा दिया था, और के कामराज के हत्या करने के लिए हमने आरएसएस को पैसा दिया था। ये दोनों चीजें पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आ जाइए मुख्य मुद्दे पे। एक जो अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स है, ये 1993 में 66 में बनी, 1993 में, तब तक 23 साल हो चुके हैं, 27 साल बिल्कुल ठीक से जम चुकी है। ये एक इस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स की अक्रॉस ग्लोब बुलाती है, जिसमें हमारे मोदी जी भी जाते हैं, और वो कॉन्फ्रेंस होती है वो पॉलिटिकल लीडर्स अक्रॉस द ग्लोब, और उसका ध्येय रहता है टू सर्व अमेरिकन फ्यूचर, टू सिक्योर, माफ कीजिएगा, टू सिक्योर अमेरिकन फ्यूचर, अमेरिका के भविष्य को निश्चित करने के लिए इन टॉप वर्ल्ड लीडर्स को जो उस समय अपकमिंग इनकी नजर में थे उनको बुलाया जाता है। और ये कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं थी कि आप जाते हैं 1 घंटे के लिए, आपने गए, आप हमारे यहाँ आए थे, हम लोग जब अवध कॉन्क्लेव कर रहे थे तो 2 दिन के लिए आए, ये वहां महीने से ज्यादा रहे थे। क्योंकि वो ये जब लोग आपको बुलाते हैं इस तरह से, तो आपको पूरा थॉट प्रोसेस आपको कैसे कि आप ये अच्छा है, आप क्या करेंगे, आपका रोल क्या होगा, आप दुनिया को बदलने में आपका वो रहेगा, क्योंकि अमेरिका को आपको ताकतवर बनाना है। तो मोदी जी हैज लिंक विथ अमेरिकन थिंग्स राइट फ्रॉम 1993। मैं सीआईए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये लिंक है जो स्टैब्लिश है। अब आता है कि मोदी जी को ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि माई ट्रंप। अब उसमें दो संभावनाएं हैं। एक संभावना यह है कि मोदी जी ने, मतलब वो पैसा बीजेपी को आया या वो पैसा सरकार को आया, इलेक्शन कमीशन को, कि भाई आप ऐसे करिए। वो पैसा कम ज्यादा की बात नहीं, वो पैसा 2 रुपए आया या 2 करोड़ आया या 200 करोड़ आया, वो अलग बात है। अगर वो पैसा बीजेपी को आया तो बीजेपी मस्ट टेल कि हाँ ये पैसा आया है। अगर वो पैसा सरकार में आया तो सरकार मस्ट टेल कि हाँ ये पैसा आया, हमने इसे यूज किया है। मेरे हिसाब से ना पैसा सरकार को आया ना बीजेपी को आया, सरकार पीएम केयर फंड में आया, जो अजय प्रकाश के जो पिताजी कमा के इनको छोड़ गए थे, वो अजय प्रकाश के बाप का पैसा है, इसलिए अजय प्रकाश उसको कुछ नहीं बताएंगे अपने पैसे को, वो मेरा पैसा मैं क्यों बताऊं। पीएम केयर फंड को ट्रीट किया जाता है जैसे वो किसी का पर्सनल पैसा, कि हम उसको नहीं बताएंगे। आप क्यों नहीं बताएंगे? और आप ये क्यों नहीं कहेंगे? आप अगर हिम्मत है तो आपको बिल्कुल कहना चाहिए। आप जयशंकर कह रहे हैं नहीं पैसा तो हम लेते रहते थे, ये नहीं कह रहे नहीं आया है। उससे पहले तो ये बता रहे थे राहुल गांधी आया, राहुल गांधी उसको जेब में रख के जैसे कनॉट प्लेस घूम रहे थे कि चौपाटी में मूंगफली खा रहे थे या कहीं घूमने चले गए थे। ये पैसा आपने आया 2 रुपए में, ठीक है मूंगफली भी नहीं मिलेगी, लेकिन 2 रुपए में आपने क्या किया? कंचे खेले, पतंग उड़ाई, आपने किया क्या इस 2 रुपए पर वोटर से? कम आया ज्यादा आया? आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि नहीं आया? क्योंकि आपको पता है कि आप जो ये काम कर रहे हैं, अगर आपने जैसे ये कहा तो ट्रंप उस पैसे के नोट नंबर भी आपको बताने लगेगा। उस दिन इतना लिया था, उस दिन इतना लिया था। वो जो थूक लगा के नोट नहीं गिनते हैं, वो नोट गिन गिन के बताएगा कि ये पैसा लिया था। जो कुर्ता पहना था उस कुर्ते का तुम्हारी सिलाई लगी थी 70 रुपए, वो दिया था मैंने। जो कुर्ते का कपड़ा आया था और सदरी आई थी और जो दुपट्टा आया था, ये सब वो फिर हिसाब देने लगेगा। वो इतना ऐसा व्यक्ति है जो उसको ही नोज ही इज वेरी क्रूड। तो ये पैसा आया है, और ये अगर विदेश से पैसा आके आपके इंटरनल इलेक्शन को वो कह रहा है कि हम इफेक्ट करने के लिए करते हैं, ये गंभीर बात है। देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इसको क्लियर करना है, और अगर वो क्लियर नहीं करता है तो हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इसको लगातार इस बात को को कहते रहें और मानते रहें कि आपको ये हिसाब तो बताना ही है इस देश को कि ये पैसा आया कहाँ और किसके पास आया। अजय जी आनंद, वेरी इंटरेस्टिंग। आज समय यही खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू अजय।